नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, यदि पत्नी द्वारा अलग होने के 1 वर्ष के बाद घरेलू हिंसा का केस किया जाता है तो उसमें हम अपनी तरफ से किस प्रकार से धारा 468 CRPC का प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। मुख्यतः ये प्रार्थना पत्र घरेलू हिंसा के केसों में अधिकतर लगाया जाता है और इस प्रार्थना पत्र का हिंदी प्रारूप और कुछ सावधानियां यह आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, घरेलू हिंसा के केस में इस प्रार्थना पत्र को लगाने का अर्थ यह है कि घरेलू हिंसा होने के काफ़ी देर बाद में यदि कोई केस होता है तो उसमें कई प्रकार से तथ्य विलोप होने का भय रहता है। इसीलिए यह प्रार्थना पत्र लगाकर हम न्यायालय के संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा का केस झूठा होता है। यह प्रार्थना पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो धारा 468 CRPC के ऊपर है। घरेलू हिंसा के जितने भी प्रकरण होते हैं उनमें इस प्रार्थना पत्र का उपयोग किया जाता है और यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। 468 CRPC, यदि आप इसका प्रार्थना पत्र लगाते हैं तो वो किस प्रकार बनता है, आज हम आपको इसी प्रार्थना पत्र के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले न्यायालय का नाम होगा। आपको ये जो न्यायालय का नाम है सबसे ऊपर लिखना है। हम आपको बता देते हैं, ये आपके न्यायालय का नाम हो गया। यदि मजिस्ट्रेट संख्या है तो हमने ये महानगर मजिस्ट्रेट के हिसाब से बनाया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं न्यायालय के हिसाब से। आपके जो सेक्शन 12 है घरेलू हिंसा अधिनियम का, उसके हिसाब से आप देख लेना वो प्रकरण किस नंबर पर दर्ज है, वो आपको यहाँ पे डालना है। परिवादिया और रेस्पोंडेंट, इनका यहाँ पे आप नाम लिख देते हैं तो वही बहुत है, नाम ही अपने आप में काफ़ी है। और उसके बाद में आपको इस प्रकार से जो प्रार्थना पत्र है, इसके पैर आपको ये लाइन यहाँ तक जैसी है वैसी ही डालनी है और दूसरी जो भी है वैसी ही डालनी है। और जो तीसरा है ये भी वैसा ही डालना है और ये जो चौथा है उसको भी वैसा ही डालना है। यहाँ तक के जो आपके पैरा है ये आपके वैसे ही रहेंगे जैसे आपको हमने अभी बताए। देख लेते हैं, जो आपका ये 5 नंबर का पैरा है इसमें थोड़ा चेंज है। लिखा है कि यह है कि वादनी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा, आप यहाँ पर उस पैरा को डालेंगे उसमें जहाँ पे ये कहा हो कि वह दिनांक कौन सी तारीख से, वो तारीख आपको यहाँ पे डालनी है, वह अपने मायके में रह रही है। और फिर आपको जो ये पैरा है जैसा है वैसा ही डाल देना है। और जो 6 नंबर का जो पैरा है इसमें जहाँ कहीं भी उसने ये लिखा है जिसमें सारी तारीख घरेलू हिंसा का जो केस दर्ज हुआ है उससे 1 साल पहले की है, वो सब पैरा आपको यहाँ पे चुन लेने हैं और जैसे इसमें डाल रखे हैं वैसे ही आपको डालना है। और जो धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम का जो उसने प्रार्थना पत्र जो प्रस्तुत किया है उसकी नकल आपको इसके साथ में संलग्न करनी है। और दोस्तों, आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो आप नकल लगाएंगे वह नकल की सत्यापित प्रतिलिपि ओरिजिनल होनी चाहिए। जो आप नकल कोर्ट से लेते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी करके मत लगा देना, ओरिजिनल ही लगानी है। और ये जो पैरा वगैरह जो आपने यहाँ लिखे हैं इसका वहाँ पे संदर्भ देना है। उसके बाद में जो ये 7 नंबर का पैरा है जहाँ पे ये लिखा गया है कि यह है कि वादनी द्वारा या परिवादनी द्वारा या परिवादिया द्वारा उपरोक्त वाद पृथक होने की दिनांक जहाँ से वो अलग हुई है उस दिनांक से लगभग 2 साल बाद, यानी हमने यहाँ पे 2 साल का आपको डेट के हिसाब से टाइम निकालना है, अर्थात लगभग 24 माह बाद, हमने 2 साल के हिसाब से 24 माह लिखा है। बाद दिनांक कौन सी डेट को ये प्रस्तुत किया गया वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा ये आपको यहाँ पे लिखना है। CRPC के विपरीत है और कानून का दुरुपयोग है। उसके बाद में ये आपका आ गया 8 नंबर का पैरा जिसमें ये लिखा गया है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 28 के उपबंध निम्नवत है। आपको जो ये हमने जैसा आपको दिया है आप ऐसा ही लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यह है कि धारा 468, यहाँ पे 468 CRPC के आपको प्रावधान लिखने हैं जो कि आपके यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जैसा है सेम टू सेम आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पैरा है ये आपका जो अलग रहने की दिनांक आ गई यहाँ पे, और उसके बाद में जो ये लिखा गया वैसे पूरा का पूरा सेम आपको लिखना है। और यहाँ पर भी जो भी वो कार्य करती है थोड़ा सा उसका आपको ब्यौरा देना है। और ये ब्यौरा वैसे संक्षिप्त में है, कोई महत्वपूर्ण तो है नहीं, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते। पॉइंट नंबर जो हमारा 12 है इसमें आप ये जो जजमेंट लिखा गया है उसको संलग्न 2 किया हुआ है,
ये आपका जो भी पैरा जैसा है आप वैसा ही लिखेंगे, और ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे। और संलग्न 3 इसका जजमेंट डाल देना। और जो 14 नंबर का जो पॉइंट है उसमें भी आप ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इसका जजमेंट आप 4 नंबर पेज पे संलग्न कर सकते हैं। और जो 15 नंबर पेज है उसमें जो ये वाला जजमेंट है ये आप डाल सकते हैं, इसको संलग्न 5। 16 नंबर जो पेज है ये सिर्फ इतना ही है कि उपरोक्त प्रस्तुत परिवाद द्वारा, उपरोक्त प्रस्तुत यहाँ पे परिवाद की जगह पे आप प्रार्थना पत्र कर देना। धारा 468 CRPC में किए गए प्रावधान के अनुसार 2 साल अर्थात 24 माह से अधिक होने से काल बाधित है, जो कि न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ये आपको पैरा जैसे है आपको वैसा ही लिखना है कि वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा, जो भी पैरा है वो आपको यहाँ पे दोबारा लास्ट में, ताकि जो मजिस्ट्रेट है उसके लास्ट में आने पर उसका थोड़ा माइंड में ये आना चाहिए कि ये पैरा है, उनको वो पुनर्वलोकन कर सके। उक्त वाद या परिवाद पोषणीय नहीं है। उपरोक्त कारणवश उपरोक्त परिवाद को पोषणीय नहीं होने से न्याय हित में खारिज करते हुए निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित होगा। ये आपको पैरा जो है ये सिर्फ ये पैरा को चेंज करके बाकी जो भी है वैसा का वैसा, और ये भी वैसा का वैसा आप लिख सकते हो। प्रार्थना में सिर्फ इतना है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप शहर का नाम, जिस डेट को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और यहाँ पे रेस्पोंडेंट का नाम। दोस्तों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको इस 468 CRPC के बारे में जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, यदि आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और जो भी हम 468 CRPC में जो प्रार्थना पत्र लगाते हैं तक जो बताए हैं, सिवाय उस पिटीशन के जो सेक्शन 12 की है घरेलू हिंसा अधिनियम की, उसके अलावा आपने जितने भी जजमेंट लगाए हैं उन सब को हटा के आप एक सिंगल जजमेंट भी लगा सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आपको यहाँ पे इसके डाटा दिए हुए, यदि आप इसको गूगल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस जजमेंट में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है 468 CRPC को। आप ये सिंगल जजमेंट भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको ये जजमेंट एक बार पढ़ लेना चाहिए। और इस जजमेंट में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई है। आपको जो प्रार्थना पत्र हमने बताया है उसके क्रमांक, या आप कह सकते हो कि संलग्न 2 से लेके 5 तक जो दिया है उसको नहीं लगा करके आप इस अकेले जजमेंट को लगा सकते हैं, तो भी इसमें बहुत सारी बातें मजिस्ट्रेट को जो उसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रार्थना पत्र को आपको बताने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि हमारे पास कई ऐसे कमेंट्स थे जिसमें ये कहा गया था कि 468 CRPC का जो प्रार्थना पत्र है वो हिंदी में बताएं, क्योंकि हिंदी में कैसे टाइप करते हैं। तो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये बताया है, और आप इसको अपने तथ्यों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप यदि जो हमने पैरा आपको बताए हैं कि ये पैरा आप चाहें तो उन सब पैरा को नीचे लिख भी सकते हैं अपने प्रार्थना पत्र में, कि जो ये पैरा है वो निम्नवत है। अपने जो परिवाद दिया है उसने इस जो धारा 12 CRPC, जो धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रार्थना पत्र है उसके ये पैरा में जो कहा है, आप उस पैरा का नंबर डाल के और नीचे आप उसी पैरा को जैसा का जैसा उसने लिखा है वो आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मजिस्ट्रेट को जो उसने प्रार्थना पत्र लगाया उसको रेफ़र करने की या पेज पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। वो वहीं पे भी उसको पढ़ करके ये कर सकता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि वो प्रार्थना पत्र पढ़ने में लग जाता है और फिर जो पीछे जो लगाया हुआ है धारा 12 का प्रार्थना पत्र उस पे वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से